Okay, now look here. Next topic is charitable trust. Now charitable trust का chapter total 4 part में है. Meaning, conditions, registration and computation. तो सी पहले मीनिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट का पहले मीनिंग क्या होता है. तो सी उसके लिए पहले एक जनरल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है समझाना पड़ेगा. एंड देन व्हाट इज चैरिटेबल ट्रस्ट. तो सी ट्रस्ट कैसे फॉर्म होता है. अज्यूम मिस्टर एक्स एक बंदा है, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी है. प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है एटसेट्रा. इट कैन बी बैंक एफडी हो सकता है. प्रॉपर्टी मतलब जनरल कोई एसेट है. तो उसके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, उसने मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी थमा दी. उसको बोला ये प्रॉपर्टी को तू रख, इसको तू मैनेज कर और इससे इनकम जनरेट कर. बट ये इनकम तू खुद मत खा जाना, ये इनकम मिस्टर जेड को मिलनी चाहिए. मीन्स मिस्टर वाई हैज टू सिंपली मैनेज द प्रॉपर्टी एंड जनरेट द इनकम. बट इनकम का बेनिफिट्स कौन उठाएगा, मिस्टर जेड. ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था मिस्टर एक्स ने. मिस्टर एक्स है कौन, वो प्रॉपर्टी का ओनर है. उसने ट्रस्ट क्रिएट किया है, उसने प्रॉपर्टी वाई को थमा दी और इंस्ट्रक्शन दिया है ये प्रॉपर्टी को मैनेज करो, इससे इनकम जनरेट करो, लेकिन सब इनकम जेड के बेनिफिट के लिए यूज होनी चाहिए. अब इसमें ट्रस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्स ने वाई के ऊपर ट्रस्ट ही किया है ना. किस बात का, कि वो प्रॉपर्टी को बरोबर से मैनेज करेगा, उससे इनकम जनरेट करके खुद नहीं खा जाएगा, इनकम ईमानदारी से जेड के बेनिफिट के लिए यूज करेगा. तो इस बात का एक्स ने वाई के ऊपर ट्रस्ट किया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रस्ट. और ट्रस्ट करने वाले को ट्रस्टर नहीं बोलते, ऑथर. जिसपे ट्रस्ट किया है वो ट्रस्टी, लेकिन ट्रस्ट करने वाला इज द ऑथर. ऑथर मतलब क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट, फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट. फाउंडर, क्रिएटर मतलब जिसकी मेन प्रॉपर्टी थी. प्रॉपर्टी के बगैर हो ही नहीं सकता ना यार. हर ट्रस्ट को फॉर्म करने के लिए देयर हैज टू बी सम अंडरलाइंग प्रॉपर्टी. क्योंकि मैं किसी को कोई चीज दूंगा तब जाके भरोसे की बात आएगी ना. लेकिन मैं किसी को कुछ दे ही नहीं रहा हूं तो क्या भरोसा किसके पर रखना है. तो सिंस आई एम गिविंग माई प्रॉपर्टी टू समवन, दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बंदे को ईमानदारी से सब काम करना है, मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ. एंड सिंस आई एम डूइंग ट्रस्ट ऑन समवन, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रस्ट. बट सी ये तो जनरल ट्रस्ट का मीनिंग है. लेकिन सुनो, अभी एक्स ने प्रॉपर्टी वाई को दी है एंड प्रॉपर्टी का इनकम विल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड ना. नाउ ये एग्जांपल एक प्राइवेट ट्रस्ट का है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट कब होता है में, व्हेन मिस्टर जेड के बदले पब्लिक के बेनिफिट के लिए इनकम यूज हुई. तो इफ द इनकम इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, देन इट विल बी कॉल्ड अ चैरिटेबल ट्रस्ट. एक्चुअली तभी भी चैरिटेबल ट्रस्ट ही बोलेंगे, पब्लिक ट्रस्ट. पहले जेड को मिल रहा था मतलब प्राइवेट ट्रस्ट था, बट नाउ इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक. अब पब्लिक ट्रस्ट में भी चैरिटेबल ट्रस्ट कब होगा में, अगर पब्लिक के लिए ऐसा कोई बेनिफिट देने की बात हो रही है. तो मींस एक्स ने वाई को बोला है कि प्रॉपर्टी इनकम इस पर्पस के लिए यूज करनी है. इट इज टू बी यूज फॉर पब्लिक ओनली, बट पब्लिक को भी बेसिकली किस तरह का बेनिफिट देना है तो उसकी कोई लिस्ट है. रेम्पियो, जैसे रिलीफ ऑफ पुअर, मतलब पब्लिक में जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ देना, मतलब ऐसी कोई चीज करेंगे ना तो ही वो चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगा. सी डूइंग एनीथिंग फॉर द पब्लिक विल जस्ट मेक इट अ पब्लिक ट्रस्ट. बट अपने को पब्लिक ट्रस्ट में भी चैरिटेबल ट्रस्ट चाहिए. तो चैरिटेबल होने के लिए भी पब्लिक के लिए ऐसी कोई चीज करो. बाकी कुछ खास फर्क नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ भी किया मतलब घूम फिर के चैरिटेबल हो ही जाता है. बट फिर भी एक्ट ने डिफाइन किया है कि पब्लिक के लिए ऐसा क्या करेंगे कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगी. तो ऐसा क्या करेंगे में, एक है रिलीफ ऑफ पुअर, ई फॉर एजुकेशन, मतलब पब्लिक में एजुकेशन बेनिफिट देना चाहिए. बच्चों के लिए स्कूल खोल दी, कॉलेजेस खोल दी, फ्री में एजुकेशन हो रहा है, सस्ते में एजुकेशन हो रहा है. फिर मेडिकल रिलीफ, मेडिकल रिलीफ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह चालू कर दिया. पी स्टैंड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, ताजमहल वगैरह, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह, ये सब वातावरण को प्रिजर्व करना भी चैरिटी है. अरे चैरिटी का डेफिनेशन है कि चैरिटी में क्या आता है, रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की मदद करो, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस ऑफ
आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, क्या बोल दिया, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस, मतलब ये सब ताजमहल, लाल किला एटसेट्रा, कुतुब मीनार वगैरह, ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, ऐसी जगहों का प्रिजर्वेशन करना या फिर एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन करना। और एनवायरनमेंट में अपने आजू बाजू का वातावरण तो आ गया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट में लिखा है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, उनको भी प्रिजर्व करना इज चैरिटी, तो प्रिजर्वेशन था। फिर योगा, योगा भी प्रमोट करना इज अ चैरिटी, क्योंकि इंडिया के लिए मेन योगा इज द मेन थीम ऑफ इंडिया ना, मतलब फॉरेनर्स लोग तो कॉपी कर रहे हैं, योगा तो इंडिया की बनावट है ना, तो उसको भी प्रमोट करना इज चैरिटी। फिर एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मीन्स घूम फिर के लास्ट में सब आ गया, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब पब्लिक के लिए कुछ भी करो, बट पब्लिक के लिए करो। तो इन शॉर्ट पब्लिक के लिए कुछ भी क्या, चैरिटेबल ही हो जाता ना। तो सी, खाली पब्लिक के लिए कुछ किया तो पब्लिक ट्रस्ट होता है, लेकिन लॉ की इन सब चीजों में तुम फिट हो गए ना, देन इट इज कॉल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो रेम्पियो का फुल फॉर्म क्या था, रेम्पियो, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, दो चीजें, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। एक्चुअली दो चीज है, एक एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आ गया, और दूसरी चीज है मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, तो इनका प्रिजर्वेशन करना। फिर योगा, फिर ओ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जैसे मतलब वृद्ध आश्रम खोल दिया किसी ने, अनाथ आश्रम खोल दिया, तो ये सब थोड़ी इधर किधर आ रहा था, मतलब वृद्ध आश्रम इसमें किधर फिट हो रहा है, नहीं फिट हो रहा है, अनाथ आश्रम इधर फिट नहीं हो रहा है। अरे तो ओ में तो बहुत टाइप की ट्रस्ट होती है, हजारों टाइप की ट्रस्ट है, लेकिन लॉ ने क्या किया में, जो कंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसका नाम पहले लिख दिया है। कंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग मानोगे ये सब है, रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की मदद करना, इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं हो सकती है, दैट इज वन। फिर एजुकेशन इज द बेसिक नेसेसिटी, मेडिकल हेल्थ भी बेसिक नेसेसिटी है, वो अगर चैरिटी के फॉर्म में पब्लिक के लिए करेंगे तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर प्रिजर्वेशन, अपने आजू बाजू का वातावरण प्रिजर्व करना जरूरी है, नहीं तो पेड़ पौधे सब काट पीट के बैठ गए तो वाट लग जाएगी अपनी तो। फिर योगा को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया हेल्थ के हिसाब से। एंड फिर लॉ ने बोला है देखो इस तरह से तो और बहुत सारी पब्लिक के लिए चीजें होती है, लेकिन कुछ भी पब्लिक के लिए करोगे ना तो इट इज चैरिटेबल। और ये डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 215। सेक्शन 215 डिफाइंस व्हाट इज चैरिटेबल पर्पस। सी एक्ट में ये नहीं डिफाइन किया चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया है। चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या आता है, मतलब किस तरह के पर्पसेस को चैरिटी बोलते, वो डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अगर ये सेक्शन पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, एज पर सेक्शन 215 चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स, क्या लिखा है, चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन वगैरह, योगा एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। बट सुनो, ऐसी कोई चीज करोगे ना तुम लोग, ये स्टार्टिंग की रेम्पी वाली चीज, रेम्पी, तो दे आर तो ऑलवेज चैरिटेबल। लेकिन ये जो ओ वाले लोग हैं ना, ओ मतलब एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब रेम्पी के अलावा कुछ और तुम पब्लिक के लिए करोगे ना, तो उसमें कंडीशन है कि ऐसी ट्रस्ट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, या फिर बिजनेस करे तो छोटा बिजनेस करो। ये जो ओ वाली ट्रस्ट है ना, ओ वाली, ऐसी ट्रस्ट को या तो बिजनेस नहीं करना है, और करना है तो स्मॉल बिजनेस होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस का मतलब बाद में बताता हूं, बट पहले बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों आ रही है। मतलब रेम्पी ट्रस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, रेम्पी वाली ट्रस्ट तो बिजनेस करे ना करे, छोटा बड़ा कैसा भी बिजनेस करे चलेगा। लेकिन ओ वाली ट्रस्ट को क्या बोला है, तुम या तो बिजनेस मत करो, या करना है तो छोटा बिजनेस ही करना अलाउड है आपको। लेकिन अगर आप लोग कोई बड़ा बिजनेस खोल के बैठ गए, देन यू आर नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट का टैग ही नहीं मिलेगा उनको। और तो उससे क्या हो जाएगा, अरे तो चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम है एग्जेम्प्ट होती है ना, कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।
तो इसलिए कोई भी इनकम को एग्जाम करवाने के लिए पहले, अरे ये तो सब लोगों ने सुना ही है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम इज एग्जाम, बट एग्जाम होने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी अ चैरिटेबल ट्रस्ट। और चैरिटेबल ट्रस्ट होने के लिए ओ वालों के लिए क्या है कि या तो तुम बिजनेस मत करो, या फिर करोगे तो छोटा बिजनेस करो। मतलब ये कंडीशन है इन लोग के लिए, कंडीशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ बिजनेस करना मतलब क्या है, मनी माइंडेड एटीट्यूड हो जाता है। और मनी माइंडेड एटीट्यूड कैसा होता है कि लोगों से लूट लो लूट लो लूट लो। लेकिन चैरिटी उल्टा होता है कि लोगों को बांट दो बांट दो बांट दो। तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती यार। मीन्स अगर एक बार बिजनेस में कोई घुस गया ना, तो उसका माइंड बाद में क्या हो जाता है, प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड। एंड फिर बाद में लोगों से पैसा लूटना है लूटना है। और ऐसा एटीट्यूड और चैरिटी वाला एटीट्यूड दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो सूट ही नहीं होता है। क्योंकि सी, अगर ये वाली ट्रस्ट ने आज कोई बिजनेस करना चालू कर दिया, तो स्टार्टिंग में तो इन लोगों ने सोचा होगा चलो थोड़ा बहुत बिजनेस करके इनकम आएगा तो समाज सेवा में काम आ सकता है। सी, बिजनेस भी ट्रस्ट क्यों करती है कि चलो थोड़ी बहुत बिजनेस करके कुछ इनकम आएगी तो उससे हम लोग चैरिटी का कुछ कामकाज कर सकते हैं। सी, चैरिटेबल ट्रस्ट को टेंशन क्या होता है, ट्रस्ट तो खोल दिया लेकिन अभी उनको इनकम जनरेट करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ हाथ पांव मारते रहते, डोनेशन भी मांगते रहते, क्योंकि पैसे नहीं आएंगे तो चैरिटी कहाँ से करेंगे। सी, एक जो मेन बॉस था, ऑथर, उसने तो प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है दैट इज नॉट सफिशिएंट। उनको और पैसा चाहिए समाज सेवा के लिए। तो कई बार इन लोग छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देते। लेकिन क्या लॉ क्या बोलता है, देखो आपने बिजनेस चालू किया था पहले ये सोच के कि थोड़ी बहुत इनकम आएगी तो समाज सेवा में काम आ जाएगी, लेकिन पता चले एक दिन बिजनेस करते करते उन लोग बिजनेस में इतना घुस गए तो वो गलत हो जाएगा। इससे एक लिमिट में आप बिजनेस करो तो चलेगा, मतलब छोटा बिजनेस। क्योंकि सी, बाद में बिजनेस के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, तुम तो बिजनेस किए जा रहे हो, पता चला चालू तो किया था चैरिटी के लिए करने के लिए, लेकिन तुम लोग धंधे में इतना घुस गए कि तुम्हारा एटीट्यूड ही प्रॉफिट कमाने का हो गया, फिर चैरिटी को भूल ही जाओगे तुम लोग। तो ऐसा न होना, इसलिए लॉ ने बोला देखो भाई आप लोग बिजनेस करो ही मत, हो सके तो आपको चैरिटी के लिए पैसे चाहिए ना, डोनेशन मांगो, जो करना है करो, बिजनेस मत करो। फिर भी अगर चलो कर भी लिया ना तो मना ही नहीं है, बट इट शुड बी अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल मतलब ऐसा बिजनेस जिसका कलेक्शन शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद जितने भी पैसे आते हैं ना साल भर में, टोटल रिसीट्स का 20% जितना बिजनेस के थ्रू आना चाहिए। पहले बताओ ट्रस्ट के बस सोर्सेज क्या रिसीव करने का, डोनेशंस आता है, जो ऑथर ने प्रॉपर्टी दी उससे इनकम आएगी, फिर छोटा मोटा बिजनेस किया उससे इनकम आएगी। तो रिसीट्स तो तरह तरह की जगह से आ रही है, लेकिन उसमें बिजनेस का रिसीट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ द ट्रस्ट। और अगर 20% तक ही है ना देन इट्स ओके। लेकिन पता चला तुम्हारे ट्रस्ट क्या जितने पैसे आते हैं आधे से आधा तो बिजनेस से आ रहे हैं, तो ये चीज को हम बढ़ावा देना नहीं चाहते। अगर आपको ऐसा करना है देन यू आर नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट। इन लोग के लिए साथ ऐसा नहीं है। क्यों इन लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं है? सी, ये लोग एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रस्ट बने हुए हैं, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, गरीब बच्चों की मदद करना, प्रिजर्वेशन। तो एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है ना, तो उन लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा डेफिनेटली घुसे हुए भी है। और ये लोग तो इतने बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं ना, मतलब इन लोग को गवर्नमेंट इतना रिस्पेक्ट किया ना कि ये ट्रस्ट तो इंडिया में होनी चाहिए। तो इनको तो लॉ ने बोला चलो तुम लोग बिजनेस भी कर लोगे हमको चलेगा, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस कैसा भी करो चलेगा। दो रीजन है, एक तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द कंट्री, एंड दूसरा दे आर ट्रस्ट नॉट फॉर जनरल पर्पस, स्पेसिफिक डिफाइंड पर्पस। तो लॉ को भी पता है ना, हाँ चलो ये लोग प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वाले हैं ना, तो मेन तो प्रिजर्वेशन ही है ना, तो लॉ को भी इन लोग के कैरेक्टर पे ट्रस्ट है। जैसे अदर वाले तो क्या पता क्या करते, कुछ भी करते होंगे, तो उन लोग का तो पहले कैरेक्टर ही डाइसी लगता है। अब एटलीस्ट इन लोग का कैरेक्टर तो डिफाइंड है कि प्रिजर्वेशन का काम करते, योगा का काम करते, और उसमें भी जो काम इन लोग कर रहे हैं जिस उसको लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रही है। तो सिंस कानून की नजरों में दीज एक्टिविटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड दीज ट्रस्ट आर सच दैट दे हैव अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कि अपने को यही करना है,
तो इनको लेके लॉ ने बोला ठीक है, तुम लोग ने कभी बिजनेस कर भी लिया ना, चलेगा, बहुत बड़ा बिजनेस भी किया तो चलेगा, ये बहुत बड़ा बिजनेस करके इनकम कमा के तुम आके चैरिटी करने वाले हो ना, तो चलेगा, क्योंकि ये ट्रस्ट इंपॉर्टेंट भी तो है ना। बाकी सी ये जो अदर ट्रस्ट है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते फालतू है, सी पब्लिक के लिए कुछ भी करे अच्छा ही है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं आता ना जितना रेम्पी का है। इससे तो डेफिनेशन भी लॉ ने कैसे दिया है, जो मेन ट्रस्ट होती है ना भारत के लिए जो जरूरी है, उसको पहले लाइन में लिख दिया, फिर लास्ट में आता है कि बोल जाते जाते क्या बोला, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। बट कहने का मतलब वो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए उन लोग को थोड़ा कंट्रोल में रखा है कि भाई आप लोग बिजनेस मत करो, करना भी है तो छोटा बिजनेस होना चाहिए जिसका रिसीट्स इज नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स। तो ये रेम्पियो था, रेम्पियो। ओके नाउ लुक हियर, ये देखो मीनिंग खत्म हो गया, अभी सुनो कंडीशंस। कंडीशंस फॉर व्हाट? एक चैरिटेबल ट्रस्ट को अपनी इनकम एग्जाम करवानी है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। और सुनो, लॉ में डेफिनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का दिया है, सॉरी चैरिटेबल ट्रस्ट भी नहीं, चैरिटेबल पर्पस का दिया है, बट एग्जाम्शन इज फॉर चैरिटेबल एज वेल एज रिलीजियस ट्रस्ट। लेकिन रिलीजियस ट्रस्ट को डिफाइन नहीं किया है। चैरिटेबल ट्रस्ट में भी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, चैरिटेबल पर्पस क्या होता है डिफाइन किया है, लेकिन रिलीजियस ट्रस्ट का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो इससे अंडरस्टूड क्या हो जाना चाहिए कि कोई भी ट्रस्ट किसी रिलीजन के लिए बनी है ना, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, देन इट इज अ रिलीजियस ट्रस्ट। अब रिलीजन इज नॉट डिफाइंड, इट इज सेल्फ डिफाइंड, द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स व्हाट इज रिलीजन। बट ये बोलना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ते टाइम हमने चैरिटी चैरिटी का जिक्र किया है, लेकिन इनकम चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों ट्रस्ट की एग्जेम्प्ट है। तो अभी मैं कुछ भी बात करूंगा ना, तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट दोनों के लिए कॉमन प्रोविजंस है। ओके, तो सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट को अपनी इनकम एग्जाम करवानी है तो ये सब कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक तो क्या, इन लोगों को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सी चैरिटेबल ट्रस्ट क्या जो भी लेना देना उनका होता है, डोनेशन वगैरह आता है, हर एक का प्रॉपर हिसाब किताब रखना पड़ेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। और बुक्स में भी पता है कैसी बुक्स, इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 17AA, मतलब रूल 17AA ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962, उसमें लंबी लिस्ट दी है, और उसमें कुछ तो नॉर्मल है, कैश बुक, जर्नल, लेजर वगैरह वगैरह, एंड फिर उसके बाद डोनेशंस का हिसाब किताब, चैरिटी में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग ने खर्चा किया है उसका हिसाब किताब, मतलब बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अभी तक चैरिटेबल ट्रस्ट को बुक्स मेंटेन करना है नहीं करना है, कैसा करना है, लॉ वॉज कंप्लीटली साइलेंट। अब इन लोग एक्ट में स्पेसिफिकली बोल दिए कि चैरिटेबल ट्रस्ट को एक तो बुक्स मेंटेन करनी है, और उसमें भी क्या क्या मेंटेन करना है उसकी लंबी लिस्ट दी है, एंड दैट लिस्ट इज गिवन इन रूल 17AA। और इन लोगों ने ये भी बोल दिया कि आपको मेंटेन भी करना है, और वो एनी टाइम आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रहना चाहिए, और 10 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। 10 साल का लॉजिक क्या मालूम है, क्योंकि कभी भी केस रीओपन होता है तो 10 साल तक का भी केस रीओपन है, तो मालूम है, अरे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में था ना, नॉर्मली 3 इयर्स के अंदर केस रीओपन होता है, लेकिन कभी कभी वो 50 लाख और मोर का झोल होता है तो 10 इयर्स तक भी केस रीओपन हो सकता है ना। तो उस चक्कर में लॉ ने क्या बोला है, और चैरिटेबल ट्रस्ट का भरोसा नहीं है, इतने टाइम तक ये लोग चैरिटी चैरिटी का लिबास पहन के अच्छे बन के घूम रहे थे, लेकिन अंदर की बात थी कि सब लफड़े वाले लोग थे। तो अचानक इन लोग के केसेस रीओपन होते, तो कल को 10 साल का केस रीओपन हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगेगा ना। इससे लॉ ने क्या बोला है, 10 साल तक बुक संभाल के रखना पड़ेगा, 10 साल फ्रॉम द एंड ऑफ AY। और जैसे अपना 20 to 23 का ईयर है, तो इस साल का जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी बुक्स अपने को कब तक संभालनी है, 20 to 23 तो PY है, उसके बाद AY 23-24 वो भी छोड़ दो, उसके बाद 10 साल तक संभाल के रखना है। और वैसे भी अपना केस रीओपन होता है तो 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट AY था। अरे कोई AY के एंड से 10 साल या 3 साल में केस रीओपन होता है ना, तो बुक्स भी अपने को वो AY के एंड से 10 साल तक संभाल के रखनी है। ये सब प्रोविजन कभी थे ही नहीं लॉ में, ये रिसेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इससे तो बोल रहे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
छोटे छोटे कितने अमेंडमेंट्स आए ना, इवन आई हैव टू बी केयरफुल वाइल टीचिंग कि स्मॉल स्मॉल मैनी थिंग्स दे हैव चेंज्ड। मतलब ऐसे भी नहीं कि मतलब एक अमेंडमेंट आया तो हाईलाइट में भी आता है, मतलब एक्ट के फ्रेमिंग में कोई सेंटेंस चेंज कर दिया, कुछ क्या कर दिया, कुछ रैशनलाइजेशन के लिए किया है। रैशनलाइजेशन मतलब कुछ ठीक से प्रोविजन ड्राफ्ट नहीं किया था, उसको रैशनलाइज कर दिया। तो कुछ मतलब ऐसे अमेंडमेंट्स है ना, मतलब अपने को मुझे भी एक्ट में से ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़े। ऐसे नहीं चलो ये एक नई चीज आई है, इतने सारे प्रोविजन में कोई सेंटेंस चेंज हुआ है, कोई वर्ड चेंज हुआ है, तो काफी अमेंडमेंट्स आए इस चैप्टर में। तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी मैं पुराने बैचेस में ना खाली यही पढ़ाता था, रॉ कंडीशन में रॉ, अभी क्या है ब्रॉ। अरे पहले मेरा कोडवर्ड था रॉ, नाउ इट इज ब्रॉ, बी भी आ गया, ब्रो नहीं ब्रॉ। बी स्टैंड्स फॉर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, विच बुक्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 17AA, and that you have to keep at registered office and you have to preserve for 10 years from the end of relevant AY, latest amendment है, okay? फिर R stands for trust should be registered with income tax authority, trust should be registered with income tax authority। और सी रजिस्ट्रेशन तो बहाना है, उनको बेसिकली चेक करना है कहीं बोगस फालतू ट्रस्ट तो नहीं है, उनको भी कन्विंस होना है कि हाँ ये लोग सच में चैरिटी करने वाले लोग हैं, तो वो चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटी बना दिया। इससे तो डायलॉग मारा, रजिस्ट्रेशन तो बहाना है, बेसिकली उन लोग को चेक करना है कि इन लोग सच में चैरिटी कर रहे कि बोगस लोग हैं। इससे रजिस्टर होना जरूरी है, और रजिस्टर होना मतलब अपने ट्रस्ट का नाम इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में दाखिल करवाना, क्या ये अच्छे लोग हैं, चैरिटी करने वाले लोग हैं। और वो प्रोसीजर होता है उसका एक, और वो प्रोसीजर का थियरी नेक्स्ट है कि ट्रस्ट को अपने आप को रजिस्टर कैसे करवाना पड़ता है। लेकिन बिगर रजिस्ट्रेशन के लिए उन लोग को इनकम एग्जेम्प्ट ही नहीं होगी। चलो बुक्स मेंटेन करना बड़ी बात नहीं, कर लेंगे, बुक्स ही मेंटेन करना है कर लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक इनकम टैक्स वाले अपने को रजिस्टर नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी एग्जेम्पशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो नेक्स्ट थियरी है, बट अभी तो कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। R1 हुआ। दूसरा R, रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। एक चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम एग्जेम्प्ट करने मिलेगी, लेकिन रिटर्न फाइल किया हुआ रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर किसी साल ट्रस्ट ने रिटर्न नहीं फाइल किया ना, तो रिटर्न नहीं फाइल करते तो वो लोग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते ना इन लोग इनकम टैक्सेबल कर देंगे। अरे नहीं तो क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर रिटर्न नहीं भरे तो इन लोग थोड़ी छोड़ देंगे, उन लोग तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे। अरे था ना असेसमेंट में कि अगर कोई रिटर्न नहीं भरता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, मत भर, हम लोग खुद अपने जजमेंट से असेसमेंट करेंगे। लेकिन वो बेस्ट जजमेंट करना पड़ा ना, तो फिर इन लोग एग्जेम्पशन नहीं देंगे, कि एग्जेम्पशन की कंडीशन है रिटर्न फाइल किया हुआ रहेगा तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा। ये भी इन लोग ने कंडीशन में अभी डाला है। मेरे पहले कोडवर्ड में 2 R नहीं थे, एक ही R था। मीन्स अभी इन लोग ने इसको कंडीशन ही बना दिया है कि ओनली इफ द ट्रस्ट हैज फाइल्ड इज रिटर्न। ट्रस्ट का रिटर्न पता है किसमें फाइल होता है? सेक्शन 139(4)A मैंने पढ़ाया था। चैरिटेबल ट्रस्ट हैज टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A इफ द टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12 एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन। यार स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना फर्स्ट लेक्चर में। तो रिटर्न फाइल किया हुआ मस्ट है। तो इसको ऐसे सोचो ना, बाई चांस नहीं फाइल किया तो नहीं फाइल किया तो वो लोग बेस्ट जजमेंट करते एंड फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जेम्पशन क्लेम करने की शर्त है, कंडीशन है कि रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए। तो एक था रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा रिटर्न फाइल किया हुआ रहना चाहिए। हाँ लेट भरा चलेगा बट रिटर्न शुड बी फाइल्ड। फिर A stands for account should be audited if the total income of the trust exceeds basic exemption। मतलब बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12। 11 and 12 क्या है? हर ट्रस्ट की इनकम सेक्शन 11 और 12 के अंडर एग्जेम्प्ट होती है। अब एग्जेम्प्ट कैसे होती है उसका कंप्यूटेशन हम लोग ने सीखा नहीं है, अभी तो खाली ऊपर से सुना है कि हाँ ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन होती है भी तो अंडर किस वे सेक्शन 11 and 12। लेकिन वो एग्जेम्पशन क्लेम किए बिगर उनका जो फिगर है वो 2.5 लाख से बड़ा है तो ऑडिट इज मस्ट। अरे मतलब 2,50,000 क्रॉस होती है ऑडिट करना पड़ता है। बिजनेस में तो क्या 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हुआ, प्रोफेशनल्स का 50 लाख क्रॉस हुआ तब जाके ऑडिट आता है।
लेकिन ट्रस्ट को तो क्या बोले भाई, तेरी इनकम 2.5 लाख भी क्रॉस हो गई ना, मतलब 2.5 लाख इज बिफोर क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्लेम करके तो शायद 0 हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है इनकम उनकी बहुत बार। लेकिन बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000, तो उन लोगों के लिए ऑडिट इज मस्ट, और ऑडिट किया रहेगा तो ही तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट होने वाली है। ये भी एक कंडीशन है, ऑडिट इज मस्ट। और बाय द वे इन लोगों को टैक्स स्लैब रेट से आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को टैक्स स्लैब रेट से आएगा। फिर लास्ट पॉइंट, सॉरी लास्ट नहीं, 2 है ना, एक ये था ऑडिट होना चाहिए, दूसरा एटलीस्ट 85% ऑफ द इनकम ऑफ द ट्रस्ट शुड बी अप्लाइड ऑन समाज सेवा। मतलब ट्रस्ट को बोले तू इनकम कमा के होल्ड मत करना, इनकम आई उड़ा दे, इनकम आई उड़ा दे। कहाँ उड़ा दे? समाज सेवा, रेमपीओ, REMPYO, रेमपीओ। मतलब पब्लिक पे पैसे उड़ा दो, पैसे संभाल के क्यों रखने? आपको क्या करना है? आपको थोड़ी अपना फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करना है, समाज सेवा करना है तो करो। इनकम आई उड़ा दो, इनकम आई उड़ा दो, ठीक है। 15% तुम संभाल के रखो, इमरजेंसी के लिए कभी पैसा लगा तो। लेकिन 100 रुपया अगर कमाया है तो एटलीस्ट 85% तो पब्लिक पे उड़ा देना चाहिए। 85% फिक्स्ड है। और 85% का लॉजिक क्या मालूम है? किसी लॉ अगर ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि सारे पैसे खर्च कर दो, सारे खर्च कर दो, तो कभी इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिएगा तो कहाँ से आएगा? इससे जी थोड़ी बहुत तो बेसिक सेविंग्स चाहिए ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू माइट नीड सम फंड्स। तो इसलिए लॉ ने क्या बोला है, जो भी कमाया ना 15% तुम संभाल के रखो, चलेगा। दैट मच यू कैन होल्ड विद यू। लेकिन बैलेंस 85% यू टू यूज फॉर चैरिटी। तो टेल मी, अगर मैंने 85% चैरिटी में नहीं यूज किया है, खाली 50% यूज किया है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि तोड़ी? कंडीशन तोड़ दी ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुमने 85% समाज सेवा पे खर्च नहीं किया है, खत्म कुछ नहीं। अगर 85% से कम समाज सेवा किया तो एग्जेम्पशन कम हो जाएगा, बट मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर बुक्स किसी की मेंटेन नहीं होना ट्रस्ट की, मिलेगा ही नहीं एग्जेम्पशन। रजिस्टर्ड नहीं है तो मिलेगा ही नहीं, रिटर्न नहीं फाइल किया मिलेगा ही नहीं, ऑडिट नहीं किया मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये क्या था? अप्लाइड। चैरिटी के लिए तुमने जो अप्लाई किया है वो 85% से कम अप्लाई किया तो कम एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब ट्रस्ट लोग का ऐसा होता, देखो 100 रुपए की इनकम में से 15% तो माफ है टैक्स से। मतलब वो तुमको समाज सेवा पे खर्च नहीं भी किया ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना, वैसा जैसे हाउस प्रॉपर्टी के 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो इन लोग के लिए उतना स्टैंडर्ड अमाउंट माफ है 15%। लेकिन बैलेंस 85% में से जितना समाज सेवा पे खर्च करोगे उतना ही एग्जेम्प्ट है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। सो टेल मी, 100 में से 15 एग्जेम्प्ट हो गया, बचा 85। अब उस 85 में से 50 यूज हो गया है, 35 यूज नहीं किया। 50 यूज हो गया तो एग्जेम्प्ट, 35 विल बिकम टैक्सेबल। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि कल को 85% हमने पब्लिक पे इस्तेमाल नहीं किया तो एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। लेकिन कम पब्लिक सेवा की तो कम एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर तुमको फुल एग्जेम्पशन चाहिए तो पूरा 85% पब्लिक पे उड़ा दो। और कोई अगर ऐसा बोले कि सर 100 रुपया कमा के पूरा ही खर्च कर दिया तो बेस्ट है। अरे लॉ तो बोल रहा है चल 15% नहीं भी खर्च किया तो चला लेंगे, लेकिन अगर तू पूरा का पूरा खर्च करने को तैयार है तो बेस्ट ही है ना। हम तो बोल रहे चल पूरा नहीं 85 तो कर, लेकिन 85 में भी थोड़ा कम यूज हुआ तो कम एग्जेम्पशन मिलेगा। बट ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि अगर फुलफिल नहीं हो तो एग्जेम्पशन डिनाई हो जाएगा। बाकी सब कंडीशन तो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो भूल जाए एग्जेम्पशन। इसमें ए क्या था? अप्लाई। एक ये था ऑडिट, दूसरा अप्लाई करो। मतलब पैसा होल्ड मत करो, अप्लाई कर दो, मतलब खर्च कर दो। एटलीस्ट 85% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट शुड बी, क्या था वर्ड? अप्लाइड। ए फॉर शुड बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। मीन्स आप चैरिटी वाले हो तो चैरिटी में यूज करो, रिलीजियस वाले हो तो रिलीजन में यूज करो, लेकिन 85% अप्लाई कर दो। कम किया तो कम एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर W stands for trust should be wholly for charitable purpose और wholly for religious।
पार्टली नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स ने वाई को बोला था, देख प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी ना, आधी तो समाज सेवा में यूज कर, आधी मेरी बीवी के लिए रख दे। अरे अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए। अरे ट्रस्टी को कंडीशन ही क्या दिया है कि जो भी इनकम आएगा ना प्रॉपर्टी से, उसमें से आधा पैसा तो समाज सेवा पे यूज कर, लेकिन आधा मेरी बीवी के बेनिफिट के लिए, मेरे बच्चों के बेनिफिट के लिए। तो थोड़ा प्राइवेट पना आ गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चैरिटी कर रहा है तो दिल खोल के कर। इट शुड बी होली फॉर चैरिटेबल और होली फॉर रिलीजियस, और पार्टली चैरिटेबल पार्टली रिलीजियस। कोई प्राइवेट बेनिफिट शुड नॉट बी इन्वॉल्व। अरे होली का मतलब ऐसा नहीं कि होली चैरिटेबल, मतलब चैरिटी और रिलीजन में कुछ भी चलेगा, थोड़ा चैरिटी थोड़ा रिलीजन। प्राइवेट पना कुछ नहीं होना चाहिए। उस सेंस से बोल रहा हूं कि थोड़ा प्राइवेट है एंड थोड़ा चैरिटी रिलीजन का ध्यान दे रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट पना होना ही नहीं चाहिए। एनीवे, अगर ऐसा हुआ भी ना तो उन लोग ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन ही नहीं देंगे। अरे ट्रस्ट का कोई डीड होगा, उसका पेपर वगैरह देखेंगे ना, और इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई तुम प्राइवेट बेनिफिट के लिए भी ट्रस्ट बना के रखे हो, तो तुम एग्जेम्पशन के लिए लायक ही नहीं हो। अरे मतलब उनको रजिस्ट्रेशन ही ग्रांट नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई ट्रस्ट ऐसी फॉर्म हुई है जिसमें एग्रीमेंट में लिखा है कि ट्रस्ट की आधी इनकम मेरी वाइफ के लिए यूज होगी, आधी समाज सेवा में, तो ऐसा एग्रीमेंट देख के इनकम टैक्स वाले रजिस्ट्रेशन ही नहीं देंगे। पर ठीक है, अपने खाली उसको कंडीशन की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो। अरे रजिस्ट्रेशन मेन है इन लोग के लिए। तो क्या था, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट शुड बी होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। देयर शुड बी नो प्राइवेट पर्पस जैसा ट्रस्ट। पार्टली प्राइवेट, फुल्ली प्राइवेट, प्राइवेट पना होना ही नहीं चाहिए, पब्लिक के लिए ही होना चाहिए पूरा। तो खत्म कंडीशंस, राइट। बी क्या था, बुक्स मेंटेन करो। कैसी बुक्स? जो रूल 17AA में लिखी है। कहाँ रखनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस। कितने साल संभालना है? 10 ईयर्स। लेटेस्ट अमेंडमेंट था, 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY। आर रिटर्न फाइलिंग इज मस्ट। एक और आर था, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटर्न भी भरना चाहिए, ट्रस्ट का रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। ए ऑडिट करना पड़ेगा। एक और ए अप्लाई कर दो चैरिटी के लिए, संभाल के मत रखो, खर्च कर दो। कितना? एटलीस्ट 85%। ये फिक्स्ड 85 का रूल है। एंड फिर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होली फॉर चैरिटी रिलीजन होना चाहिए, पार्टली प्राइवेट पार्टली चैरिटी रिलीजन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लुक हियर, ये देखो, ये कंडीशंस होगी ना एग्जेम्पशन की। अब देखो रजिस्ट्रेशन कंडीशंस में सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी? रजिस्ट्रेशन। बाकी सब कंडीशन निभाना बड़ी बात नहीं, अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में। चेक कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना वो अपने हाथ में कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करना मेरे हाथ में, ऑडिट करना मेरे हाथ में कर सकता हूँ, अप्लाई करना समाज से मेरे हाथ में कर सकता हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में नहीं है। वो किसके कंट्रोल में? इनकम टैक्स वालों के। और वो चीज हो गई मतलब अपने नैया पार हो गई, फिर तो एग्जाम्शन मिलना ही है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका एक प्रोसीजर है। तो सी प्रोसीजर क्या, लुक सी, पहले है ना किसी ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिलता था ना, इट वाज अ परपेचुअल रजिस्ट्रेशन। मीन्स वो रजिस्ट्रेशन वाज वैलिड फॉर years एंड years until कैंसल्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। पुराना स्कीम बता रहा हूं। पहले क्या होता था, एक बार कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गई ना, जिंदगी भर के लिए रजिस्टर्ड, जब तक कि इनकम टैक्स वाले उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल ना करें। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इन लोग ने क्या किया है, एट अ टाइम आपको रजिस्ट्रेशन 5 साल का मिलेगा, फिर उसके बाद वापस रिन्यू करो, रिन्यू किया तो और 5 साल, फिर 5 साल का एक्सपायर, फिर वापस रिन्यू करो। मीन्स 5-5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है और हर 5 साल में रिन्यू करना पड़ता है। और इन लोग ने क्या सोच के निकाला उनमें, कितने ट्रस्ट लोग क्या एक बार रजिस्टर तो करवा लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वालों की उनके ऊपर निगरानी रहती नहीं है, और धीरे धीरे उन लोग के उल्टे सब काम का चालू हो जाते हैं, लफड़े होने लगते हैं। इससे लॉ ने क्या बोला है, चलो 5 साल का रजिस्ट्रेशन देंगे ना, तो झक मार के ट्रस्ट 5 साल के बाद वापस हमारी तरफ आने वाली है, और हमारी तरफ जब उनका आना होगा तो हम लोग वापस चेकिंग करेंगे कि कहीं लफड़ा तो नहीं कर रहे। नहीं तो इनकम टैक्स वाले भी भूल जाते हैं ना, किसी को रजिस्ट्रेशन दे के वो लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन इन लोग ने क्या बोला, अभी हम रजिस्ट्रेशन देंगे ही 5 साल का, तो हम लोग भले आपको भूल जाएंगे, तुम रिन्यूअल की गरज में वापस फॉलोअप करोगे,
सो डेट वी कैन चेक देन नाउ कि कहीं लफड़े तो नहीं कर रहे ये लोग। इससे इन लोग अभी परपेचुअल रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे, रजिस्ट्रेशन एट अ टाइम फॉर 5 years। उसमें भी कैसा मालूम है, एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रेगुलराइज होता है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल का मिलेगा, लेकिन बाद में कुछ पेपर वर्क करोगे तो 3 साल विल बिकम 5 साल। बट एक बार अपने को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का एडवांटेज क्या मालूम है, इन लोग ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करेंगे, फॉर्म भर दो, उन लोग एक बार का आपको रजिस्टर कर ही देंगे, अज्यूमिंग तुम अच्छे लोग ही हो। और उससे ट्रस्ट को फायदा क्या मालूम है, उन लोग इनकम एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अपने आप को बोल सकेंगे भाई हम रजिस्टर्ड है, तो लोग डोनेशन देने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रोविजनल का मतलब क्या मालूम है, इन लोग शायद उसको कंफर्म ना भी करें, लेकिन वो कंफर्म होगा नहीं होगा उसके लिए बाद में डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क का काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली कैसे होता है बताऊंगा, लेकिन ये तुम लोग को ब्रॉडली फील दे रहा हूं कि लॉ ने क्या बोला है कि एक बार तुम लोग फॉर्म भर के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो ले लो, क्योंकि हम भी एक बार का अज्यूम करेंगे तुम सच्चे ही हो, हर ट्रस्ट सच्चा है, हर ट्रस्ट अच्छा है, वो सोच के हम लोग तुमको आंख बंद करके एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो दे ही देंगे। और प्रोविजनल क्या फटाक से मिल जाता है। और जैसे कोई स्टूडेंट सीए ज्वाइन करता है, तो जो टीवाई बीकॉम क्या सीए करता है ना, तो उन लोग को क्या बोला है कि तुम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन तुम्हारा टीवाई बीकॉम में 55% हुआ ना, तो ही तुम्हारा पक्का एंट्री होगा सीए में। अरे फाउंडेशन का रूट नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री रूट, जो लोग बीकॉम के बाद सीए चालू करते हैं, तो उनको ही बोला है कि चलो एक बार का फॉर्म वॉर्म भर के अपने आप को रजिस्टर तो करवा लो। लेकिन वो प्रोविजनल का मतलब क्या है, वो कंफर्म नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू के टीवाई बीकॉम में तेरे 55% आने चाहिए, और आ गए तो कंफर्म हो जाएगा। तो इधर भी ऐसा है कि तुमको एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो इन लोग फॉर्म भरते ही दे देंगे, और उससे फायदा क्या होता है ट्रस्ट को मालूम है कि चलो प्रोविजनल ही सही, एक बार अपने आप को रजिस्टर्ड तो बोल सकते हैं कि वी आर रजिस्टर्ड। तो आज अगर मैं किसी के आगे हाथ फैला के चंदा मांगता हूँ डोनेशन, तो बोल सकता हूँ भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ, एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसमें ही अपने को डोनेशन लेना चालू कर सकते हैं, मतलब वी कैन स्टार्ट अवर एक्टिविटीज। लेकिन लॉ ने क्या बोला, प्रोविजनल मतलब फिर वो टेम्पररी है, वो कंफर्म कब होगा, जब कुछ डॉक्यूमेंट्स तुमको सबमिट करके हम उसकी चेकिंग वेकिंग करेंगे, बाद में जाके कंफर्म करेंगे, और कंफर्म हो गया ना तो डेट 3 years विल बिकम 5 years। 5 के अंदर ही 3 है, मतलब 5 के अंदर ही 3 है, मतलब ये देखो 1 साल, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल का मिला है ना, लेकिन वही प्रोविजनल वाली चीज कंफर्म हो गई तो वो 5 साल हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि और 5 साल आ गए, मतलब है टोटल 5 साल का गेम, लेकिन उस 5 साल में इनिशियल 3 years का तुमको प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाता है। ओके, अब सुनो, ये डिटेल में कैसे होता है बताऊंगा, बट ब्रॉड स्टेप्स मैंने बता दिया है कि फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, देन आफ्टर सम टाइम यू हैव टू कन्वर्ट प्रोविजनल इनटू अ फाइनल रजिस्ट्रेशन। इतना रटो पहले, फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और कोई बोले नहीं प्रोविजनल मेरे को नहीं चाहिए, तो लेना ही चाहिए, वो फायदे में ही है। तुमको ये पूरी ड्राइंग खत्म हो जाएगी तब तुमको प्रूव करूंगा, और एनीवेज चॉइस नहीं है, पहले तो चॉइस है ही नहीं ऐसा, सभी को पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी बाद में स्टूडेंट कोई डाउट पूछेगा ना, सर ऐसा प्रोविजनल क्यों, मुझे डायरेक्ट ही लेना हो, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मतलब प्रोविजनल पब्लिक के फायदे के लिए ही है, ऐसा मान के चलो अगर मैं ट्रस्ट हूं ना तो मेरे लिए अच्छी चीज ही है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी। अरे अपना कामकाज चालू हो जाता है ना, जैसे सीए के स्टूडेंट्स लोग को एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो क्या है, उन लोग पढ़ाई वढ़ाई सब प्लानिंग चालू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, जो भी कामकाज करना कर सकते हैं। तो वैसे ट्रस्ट लोग को भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब अच्छी चीज ही है। हाँ, उसका एकदम अच्छा एडवांटेज तो मैं पूरी ड्राइंग होने के बाद ही बता पाऊंगा, बट एनीवेज वी डोंट हैव अ चॉइस। लॉ में स्ट्रिक्टली लिखा है स्टेप 1 गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर 3 years, देन स्टेप 2 कन्वर्ट योर प्रोविजनल इनटू फाइनल रजिस्ट्रेशन।
अब वो कैसे होता है देखो, लुक, और प्रोविजनल का पीरियड क्या है 3 years, और फाइनल हो गया तो वही 3 विल बिकम 5, एंड फिर 5 साल का रिन्यू होता है, वो अलग चीज है। तो ये देखो, सबसे पहले ना मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, तो ये 1 महीना एडवांस में, ये देखो 1 month है, मीन्स मुझको जिस साल से रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, उस साल का बिगिनिंग क्या होता है 1st of April। जिस साल से मुझको रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, उस साल का जो बिगिनिंग है उसके बैकवर्ड 1 महीना ले लो। उसके पहले मतलब मुझे इन दिनों में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मतलब ये 1 महीने के अंदर नहीं, एटलीस्ट 1 month प्रायर। क्या लिखा एक्ट में, एटलीस्ट 1 month प्रायर, मतलब 1 month के भी प्रायर। मतलब ये 1 month की, जैसे ये 1 month कौन सा, मार्च का महीना है, तो अरे कोई भी ईयर अप्रैल में चालू होता है ना, तो अप्रैल के जस्ट पहले कौन सा महीना होता है, मार्च के पहले क्या हो गया, फेब, जैन, दिसंबर। इन दिनों में मुझे अप्लाई करना है। मतलब पहले तो मुझे चूज करना है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कब से चाहिए। जैसे मुझे इस साल से रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, वो कैसे मालूम पड़ता है मुझे रजिस्ट्रेशन कब से चाहिए, वो तो मेरी प्लानिंग है ना। जैसे मुझे पता है कि मैंने ट्रस्ट के सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर दिए, बस जल्द ही मैं चैरिटेबल के काम का चालू करूंगा, डोनेशंस आने लगेंगे, समाज सेवा का काम चालू होगा। द मोमेंट आई फील कि सून आई विल स्टार्ट माय चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो बस आई शुड प्लान फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे मुझे लग रहा है नहीं यार, अभी तो चैरिटी के मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं, करेंगे धीरे धीरे पेपर वर्क करेंगे, 5-6 साल के बाद में कुछ करूंगा, तो फिर मैं इतना जल्दी प्रोविजनल क्यों लूं। सिर्फ प्रोविजनल लेने वाला कब लेता है, जब वो नजदीक पहुंचता तभी ना। जैसे TY BCom वाले बच्चे जब CA करते हैं, तो वो लोग क्या TY BCom के एग्जाम दे देते हैं, है ना, रिजल्ट अवेटेड, लास्ट मोमेंट पे करते हैं ना, बस रिजल्ट आने ही वाला है। तो वैसे ट्रस्ट भी क्या है, ऐसा थोड़ी करेगी कि हम लोग चैरिटी के काम काज तो 5-6 साल के बाद करेंगे, अभी प्रोविजनल के ले लो, मतलब ही नहीं है ना। ओनली व्हेन दे फील के बस इन द नियर फ्यूचर, बस थोड़े टाइम में, 1.5 साल में अपना पूरा फुल फ्लेज ट्रस्ट ऑपरेटिंग हो जाएगा। अरे तो अभी क्या है, अभी तो खाली पेपर वर्क हो रहा है कि किसी ऑथर ने प्रॉपर्टी दी है, ट्रस्ट का डीड बना है, सब डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इनिशियली सेटअप वाला स्टेज चल रहा है। लेकिन सेटअप करते टाइम उन लोग को थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा ना कि बस जल्द ही हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ऑफिस है पूरा ऑपरेटिंग हो जाएगा, डोनेशंस मिलने लगेंगे। तो मोमेंट दे फील कि ये सब अभी जल्द ही शुरू होने वाला है, तो बस इन लोग रजिस्ट्रेशन की प्लानिंग करते हैं। ये तो मैं अंदर की बात हो, लॉ ने ऐसा नहीं बोला है। लॉ ने क्या बोला है, तुमको जिस साल से रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, उससे एटलीस्ट 1 month प्रायर, अप्रैल ही, एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year from which you want registration। क्या लिखा है एक्ट में, एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of a previous year from which you want registration। मीन्स तुमको जिस ईयर से रजिस्ट्रेशन चाहिए वो ईयर का कमेंसमेंट, एक्ट में कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा है, मतलब 1 अप्रैल ही हो गया ना, उसके एटलीस्ट 1 month प्रायर। तो उसके 1 month पहले तो मार्च होता है, और उसके प्रायर तो फेब वगैरह आ गया, तो फेब वेब जैन वैन उन दिनों में अपने को अप्लाई करना है। मतलब और भी जल्दी अप्लाई करूंगा चलेगा, लेकिन एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है ना कि मुझे इस ईयर से रजिस्ट्रेशन चाहिए। मैं अप्लाई तो बहुत भी जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन इतना भी जल्दी कोई करता नहीं है। जैसे TY BCom वाले बताया ना एग्जाम्पल, कितने लोग तो TY की एग्जाम देने के पहले ही रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर लेते हैं, कितने लोगों को TY BCom का एग्जाम होता है फिर अप्लाई करते हैं। तो अपनी चॉइस है। लॉ तो क्या बोलता है, तेरे को एकदम भी जल्दी अप्लाई करना है कर, लेकिन अप्लाई कर रहे हैं अपने को लिखना पड़ता है कि आई वॉन्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम विच ईयर। तो ये ईयर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2021 से मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 2021 से चाहिए ना, तो 1 अप्रैल 20 के पहले 1 महीना उसके पहले तुम अप्लाई करके रख दो।
ऑब्वियसली कोई एकदम ज़्यादा जल्दी अप्लाई नहीं करता है, जैन फेब के महीने में कोई अप्लाई करेगा। तो इंग्लिश में बोलो, इसको कैसे बोलेंगे? द ट्रस्ट शुड मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year from which the trust seeks registration. प्रीवियस ईयर फ्रॉम क्यों बोलते हैं? उस ईयर से रजिस्टर होते हैं, उस ईयर के लिए थोड़ी होते हैं। तो क्या बोला? प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच, फ्रॉम मतलब वहां से हम रजिस्टर होंगे ना, आगे 2-3 साल का गेम है ना। तो ऐसा होता है ना कि 1 साल के लिए, तो कैसे बोलते हैं? प्रीवियस ईयर फॉर विच तुमको रजिस्ट्रेशन चाहिए। अपने को ईयर का थोड़ी रजिस्ट्रेशन मांग रहे, ईयर्स को लेके मांग रहे। तो कैसा बोलेगा? एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year from which the trust seeks registration। मतलब इन शॉर्ट ये 1 अप्रैल ही होगा हमेशा, उसके 1 महीना एडवांस में अपने को अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही तुरंत रिप्लाई आ जाता है। हाँ, रिप्लाई का भी रूल है, जब अप्लाई किया ना उस साल उस महीने के एंड से 1 महीने में रिप्लाई आ जाएगा। अरे किसी ने 6 फेब को अप्लाई किया, 6 फेब, 6 फेब को अप्लाई किया है, तो 6 फेब को पहले एंड ऑफ द मंथ कर दो, तो 20th फेब, उसके बाद विद इन 1 month तो 31 मार्च। अरे उन लोग ने रिप्लाई का टाइम भी 1 month रखा है। अरे मतलब कोई वर्स्ट केस में कोई 27-28 अप्रैल फेब में भी अप्लाई किया ना, तो उसको ये 1 महीने में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सी प्रोविजनल का लॉजिक क्या? फटफट करवा दो, तुम अप्लाई करो, हम रिप्लाई भी दे देंगे, और रिप्लाई दे ही देंगे कंफर्म इन लोग, वो भी विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच यू अप्लाइड। तो किसी ने अगर दिसंबर में अप्लाई करके बैठ गया तो ठीक है ना, दिसंबर में अप्लाई किया है तो दिसंबर का महीना एंड किया, तो जैन महीने के अंदर तुमको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा। लेकिन जैन में मिल गया, बट इफेक्टिव कब से होगा? 1 अप्रैल 20। मेरे एग्जाम्पल में 20 ऐसे अज्यूम किया हूं, उस 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। तो तुम लेना है तो जल्दी करके रख लो, लेकिन अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में हमने कोई ईयर मांगा होगा ना, तो जो ईयर हमने मांगा है ना वहां से वो इफेक्टिव होगा। और मांगना अपने ऊपर है, एकदम जल्दी से मांग के क्या मतलब है? अपना ट्रस्ट का कोई एक्टिविटी शुरू होने का ठिकाना ही नहीं है, तो इतना जल्दी रजिस्टर करके मतलब क्या है? तो 2 स्टेप था, पहले अप्लाई एंड देन रिप्लाई। अप्लाई एटलीस्ट 1 month प्रायर, रिप्लाई जब अप्लाई करोगे उस महीने के एंड से विद इन 1 month। एंड 99% पीपल है ना फेब के महीने में अप्लाई करते, तो इन लोग फेब में अप्लाई करते, तो फेब एंड के बाद 1 महीना मतलब मार्च 31 मार्च तक अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से क्या, एटलीस्ट ट्रस्ट अपने आप को ऐसा तो बोल सकती है कि वी आर रजिस्टर्ड ट्रस्ट, और रजिस्टर्ड है तो उनको डोनेशन वोनेशन जो चाहिए सब इन लोग कलेक्शन करना चालू कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजनल को कंफर्म भी करवाना पड़ता है, फाइनल भी करवाना पड़ता है। तो सी उसके लिए लॉ में क्या लिखा है? पहले तो अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है? 3 साल के लिए वैलिड होता है ये। तो देखो लॉ ने क्या बोला है कि तुम्हारा ये प्रोविजनल को फाइनल में कन्वर्ट कर देना, लेकिन कब करना है? जैसे तुम्हारा ट्रस्ट का एक्टिविटीज कमेंस हुआ, जिस दिन तुम ट्रस्ट की एक्टिविटीज कमेंस, एक्टिविटीज मतलब क्या? अरे ट्रस्ट का कोई ऑब्जेक्ट होता है ना यार, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, फ्री एजुकेशन देना है, तो जिस दिन स्कूल चालू हो गई, स्कूल चालू हो गए, फ्री में बच्चे पढ़ने आ रहे, या फिर सस्ते में बच्चे पढ़ने आ रहे, या फिर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चालू हो गई, तो उसको क्या बोले? ट्रस्ट की एक्टिविटीज कमेंस हो गई, मतलब समाज सेवागिरी इन लोग की चालू हो गई। तो जिस दिन उन लोग की एक्टिविटीज कमेंस हुई ना, बस उसके 6 महीने में उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब उन लोग का एक्टिविटीज कमेंस हुआ उसके 6 months में, तो लुक हियर, अज्यूम करो ट्रस्ट की एक्टिविटीज है ना इस दिन कमेंस हुई है, ये डेट क्या है? एक्टिविटीज वाला डेट, एक्टिविटीज। अरे इधर एक्टिविटीज का मतलब समझता है कि नहीं? डिपेंडिंग अपॉन जो भी है, जैसे योगा वाला ट्रस्ट है तो योगा सिखाना चालू कर दिया,
प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाला है, तो जब एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के काम का चालू हो गए तो जो उनका मेन ऑब्जेक्ट्स है उसको लेके उनकी एक्टिविटीज चालू हो गई, तो उसका कोई डेट होगा। अरे डेट रियल लाइफ में मालूम पड़ता ही है ना, जैसे स्कूल वाली कोई ट्रस्ट है तो स्कूल किस दिन चालू हुई, तो दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। तो यहां से विद इन 6 months, तो जैसे मान लो इधर 3 महीना आ गया, 1 2 3 महीना आ गया इधर, हाँ, एंड फिर इसके बाद और इधर 3 महीना है। अरे तो ये टोटल 6 months का पीरियड है। विद इन 6 months फ्रॉम द, क्या था, फ्रॉम दी डेट, ये डेट है कोई डेट, 6 जून 4 अगस्त ऐसा कोई डेट है, या 3 नवंबर 3 जैन, कुछ भी डेट होगा, जिस दिन एक्टिविटीज कमेंस हुई उसके 6 महीने में यू हैव टू अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन। लेकिन सुनो, एक्ट में ये भी लिखा है कि तुम एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा लेट करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट तुमको जब तुम्हारा 3 साल एक्सपायर हो रहा है ना, जब तुम्हारा 3 साल एक्सपायर हो रहा है उससे पीछे 6 महीना ले लो, एक अलग 6 महीना भी। हाँ, ये 6 महीना कैसे गिन रहा हूं, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट 3rd ईयर। अरे 3rd ईयर का एंड कोई मार्च ही होगा ना, ये मार्च ही होता है, तो मार्च के पहले गिनो, मार्च फेब जैन दिसंबर नवंबर अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर है, मतलब ये 6 महीना प्रायर, इसके पहले तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सी इसके पहले तो ये काला वाला डेट आ रहा है, देखो ये, अरे 6 months के पहले तो ये डेट हो गया ना, बट तो लेट हो गया 6, फिर ये विचर इज अर्लियर है, मीन्स 6 months में मुझे अप्लाई करना चाहिए, और ये 6 months के रेड डॉट तो और भी बाद में आ रहा है, तो बाद में नहीं, एक्टिविटी कमेंसमेंट का मेन महत्व है। एक्टिविटी कमेंस हुआ ना तो उसके 6 महीने में तुमको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। जबकि वो मेरा रेड वाला डॉट तो है ना, रेड डॉट मैंने ऐसे रैंडमली बनाया है, ये 6 महीना बैकवर्ड गिन के उसके पहले। तो सी ये तो क्या, लेट में लेट कब तक, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का लेटेस्ट डेट क्या होना चाहिए, 1 अक्टूबर के पहले, 30 सितंबर। मेरे एग्जाम्पल 30 सितंबर कैसे है, बताओ बताओ कैसे गिना, 3 साल एंड होगा तो कोई मार्च में एंड होगा, तो मार्च से बैकवर्ड गिनो ना, मार्च फेब जैन दिसंबर नवंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर 1 तो ये हो गया, लेकिन उसके पहले 30 सितंबर है, मतलब लेटेस्ट 30 सितंबर तक मुझे अप्लाई करना है। लेकिन अगर मेरा ये वाला 6 महीना पहले ही खत्म हो रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस आता है। अरे मैं एग्जाम्पल चेंज करूंगा तो कुछ दूसरा इंपैक्ट आएगा ना, लेकिन फिलहाल के लिए अज्यूम करो कि मेरा 6 महीना तो सितंबर क्या जुलाई जून में खत्म हो रहा है, गिन ही लो ना, देख मान लो ये 3 महीने इधर है 3 महीने इधर है, तो ये अप्रैल मई जून में खत्म हो रहा है। अरे मेरा ये 6 महीना जून कैसे बना रहा हूं मैं, आई एम अज्यूमिंग मेरी एक्टिविटीज जब कमेंस हुई ना उसके बाद 3 ही महीना इस प्रीवियस ईयर का था, मतलब 1 जैन को एक्टिविटी कमेंस हुआ था, 1 जैन को एक्टिविटी हुआ था, तो जैन फेब मार्च ये ईयर में आ गया, फिर अप्रैल मई जून ये ईयर में आ गया, तो जून में तो मेरा 6 महीना खत्म हो जाएगा, तो फिर जून तक मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, बट लेट में लेट कब तक, 30 सितंबर, मतलब वो 6 months के पहले का कट ऑफ आ रहा हो। तो एक्ट में क्या लिखा है, आइदर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, और एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years, विच एवर इज अर्लियर उतने में अपने को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये देखो 2 डेट है मेरे पास, एक तो ये वाला और यहां से, ये कौन सा डेट समझा ना, 6 महीने के पहले वाला, एक ये डेट हो गया और ये दूसरा डेट ये आएगा। पहले 2 डेट निकालने आएगा तुमको, 30 सितंबर तो फिक्स्ड ही है क्योंकि 3 साल की एंड से अपने को गिनना है ना, तो पक्का कोई 30 सितंबर होगा, तो अपने वो तीसरे साल का जो 30 तीसरे साल का बराबर बोल रहा हो ना,
पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल है, तो तीसरे साल का जो 30 सितंबर है वो एक डेट है, और दूसरी डेट कौन सी होगी? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। इन दोनों में से विच इज अर्लियर? तो मेरे इस एग्जाम्पल में तुमको लग रहा है सर ये तो अर्ली में यही आ रहा है ना, अरे विच इज अर्ली में ये वाला डेट 30 सितंबर भी आ सकता है। ओके आंसर, मैंने एक्टिविटीज यहां कमेंस की है अगस्त में, अरे ये थर्ड ईयर की अगस्त में एक्टिविटीज कमेंस की है, तो अगस्त के बाद तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे तो 6 साल लंबे गए, तो लेकिन मेरे को सितंबर तक तो लेटेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो 6 मंथ्स देखने हैं, तो अगर मेरा एक्टिविटी ये डेट को कमेंस हुआ है, एक बार ड्राइंग बिगड़ जाएगी, देखो ये डेट को एक्टिविटी कमेंस हुआ है, तो इसके बाद तो 6 मंथ्स तो मेरे पास भरपूर लंबे जाएंगे, लेकिन फिर उतना लेट नहीं कर सकते ना, 30 सितंबर तक लेटेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये 30 सितंबर कहां से बोल रहा हूं मैं? एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years। 3 years की जब एक्सपायरी होती है ना, मतलब जिस दिन तुम्हारा प्रोविजन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, अरे लॉजिकली सोचो ना, एक्सपायर हो उसके पहले रिन्यू करवा ले, नहीं तो 3 साल के बाद तो तेरा प्रोविजन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो उसकी एक्सपायरी डेट आएगी ना, उसके पहले 6 महीने एडवांस में तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, और एडवांस में मतलब एक्टिविटी बहुत ही जल्दी कमेंस होगी तो और जल्दी कर दो, लेकिन उससे लेट नहीं कर सकते। ओके, डू यू एग्री? ऐसा भी हो सकता है किसी का एक्टिविटी है ना यहां कमेंस हुआ है, देखो ये डेट को, अरे ट्रस्ट की एक्टिविटीज ये दिन को चालू हुई है, तो ये दिन को एक्टिविटी चालू करो तो 6 महीने तो गए लंबे, तो फिर ये 6 महीनों का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं आता है, फिर ये वाला डॉट और ये वाले डॉट में विचर इज अर्लियर, तो ये पहला वाला डॉट आ जाएगा, तो फिर अपने को इस दिन अप्लाई करना पड़े। ये काय का टाइम है? टू अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। व्हेन टू अप्लाई बताओ? एटलीस्ट 6 months एडवांस में तो करना ही है, मतलब मेरे के हर एग्जाम्पल में आएगा, जिसका भी 3 साल जब भी खत्म हो रहा है ना, और 3 साल के पहले बैकवर्ड 6 महीना गिनोगे तो 30 सितंबर आ जाएगा, मतलब वो 30 सितंबर तक तो आपको अप्लाई करना ही है, लेकिन अगर एक्टिविटीज बहुत ही जल्दी चालू हो गया तो वो दिन को, जैसे किसी ट्रस्ट ने एक्टिविटी इधर ही चालू कर दी, अरे इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन लोग ने प्रोविजन रजिस्ट्रेशन तैयारी कर दी, मतलब एक्टिविटीज आर सून गोइंग टू कमेंस, तो अगर किसी ट्रस्ट की एक्टिविटी इधर ही चालू होगी ईयर 1 में, तो फटफट 6 महीने में कर दो। ये देख, ये डेट तो क्या है? लेटेस्ट। लेटेस्ट कब तक आपको अप्लाई करना है फाइनल के लिए? लेटेस्ट। बट इफ योर एक्टिविटीज कमेंस जल्दी तो जल्दी कर दो, विच एवर इज अर्लियर, बट देन एक्टिविटी बहुत लेट कमेंस करोगे तो उतना लेट नहीं चलेगा, मतलब किसी भी सूरत में 30 सितंबर तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, नाउ सी, प्रोविजनल का तुमको एडवांटेज बताऊं क्या मिला अपने को? मेरे को तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का अपने को क्या फायदा हो रहा है बताओ? इससे पहले मैं इधर लिख देता हूं, विच एवर इज अर्लियर था ना, ये सेंटेंस बोल के बताओ पूरा सेंटेंस फॉर्म में। द ट्रस्ट शुड अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, मतलब जो प्रोविजनल रजिस्टर हो जाते हैं ना, दे हैव टू अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन आइदर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट, क्या था? फ्रॉम द डेट था, 4 तारीख 6 तारीख जो भी डेट है, तो आइदर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट, और एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years, विच एवर इज अर्लियर। इतने टाइम में अपने को फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब तुम लोगों को मालूम है इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने का एडवांटेज क्या हो गया? जैसे सी, इस साल तो मेरे एग्जाम्पल में ट्रस्ट का कोई एक्टिविटीज ही नहीं था, तो कुछ एक्टिविटीज ही नहीं है तो शायद कुछ इनकम वगैरह भी नहीं आई होगी, और इनकम नहीं आई तो अपने को एग्जेम्पशन की गरज भी नहीं है। लेकिन ये वाला ईयर देखो, ये वाले ईयर में अपना एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है, चेक करो ना, इस ईयर में एक्टिविटी शुरू हो गया है,
तो ऐसा फील करो एक्टिविटीज चालू होगी, मतलब ट्रस्ट शायद इस साल में 5-6 करोड़ कमा भी लिया होगा, 5-6 करोड़ कमा भी लिया होगा। और वो इनकम को एग्जेम्पशन चाहिए ना अपने को, तो अपने को एग्जेम्पशन मिल पाएगा क्योंकि हम लोग प्रोविजनली रजिस्टर्ड है। नहीं तो अगर ऐसा होता ना, नहीं जब तक आपका पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, अरे तो डिले हो जाएगा, फिर तो मेरी ये साल की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि इस साल मेरा खिताब तो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा ना। मीन्स इमेजिन, ऐसा सोचो कि अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं होता, पहले ऐसा ही था, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अरे तो क्या करते थे ना लोग, एक्टिविटीज कमेंस हुआ उसके 6 महीने बेचारे भीख मांगते थे कि हमें रजिस्टर कर दो, लेकिन अपने बोलते ही थोड़ी रजिस्टर होते थे। अरे 6 महीने में तो लोग अप्लाई करते थे, उन लोग को रिप्लाई देने में भी टाइम लगता था। अरे तब तक मेरा स्टेटस क्या, अनरजिस्टर्ड, तो मेरा ये साल का इनकम तो टैक्सेबल हो जाता है ना। और जब तक मुझे रजिस्टर्ड स्टेटस नहीं मिलेगा, आई विल नॉट बी एबल टू क्लेम एग्जेम्पशन। अरे आई एम गिविंग यू द एडवांटेज ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अभी देखो, थैंक्स टू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मेरे मन में क्या मालूम है, ठीक है ना, फाइनल रजिस्ट्रेशन करना एक फॉर्मेलिटी है ना, और हमको तो मालूम है हम एक सच्चे ट्रस्ट है तो हमारा फाइनल अप्रूव हो ही जाएगा। तो उन लोग को क्या है, ये 6 महीने में पेपर वगैरह का फॉर्मेलिटी करना है, लेकिन उनके मन में एटलीस्ट ये ना कि हम प्रोविजनली तो रजिस्टर्ड है ना। तो इस साल का जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो इस साल की इनकम का मैं एग्जेम्पशन हक से क्लेम कर सकूंगा, क्योंकि एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए प्रोविजनल रजिस्टर्ड इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। अरे मतलब ये एडवांटेज बता रहा हूं, लेकिन पुराने लॉ में कैसा था, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो बेचारा उसका साल ईयर 2 का इनकम को एग्जेम्पशन ही नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था, अरे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो ईयर 2 में उनका स्टेटस क्या था, अनरजिस्टर्ड, और वो लोग जो अप्लाई करते थे उसका रिप्लाई भी तुरंत नहीं आता था। और जब तक उन लोग को इनकम टैक्स से रिप्लाई नहीं आता रजिस्टर्ड का, तो वो लोग का स्टेटस अनरजिस्टर्ड ही रहता था, तो उनकी इनकम फिजूल में टैक्सेबल हो जाती थी। तो ये सोच के लॉ ने बोला चलो आपका एक काम करते, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो आपको दे ही देते, ताकि इस ईयर की इनकम को एग्जाम लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप एग्जाम ले लो। बट हाँ, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ ना, तो एग्जामेशन कैंसिल हो जाएगा फिर। अरे मतलब ये मैं 6 महीने में कोशिश कर रहा हूँ ना कि मेरा प्रोविजनल फाइनल हो जाए फाइनल, लेकिन फाइनल में उन लोग ने चौकड़ी मार दिया तो नहीं तो फालतू है, नहीं तो फिर मेरा ये एग्जामेशन लिया हुआ कैंसिल हो जाएगा। बट सी वो तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, एक सच्ची ट्रस्ट के मन में पूरा भरोसा क्या होता है कि भाई हम चैरिटी कर रहे हैं, हमारे कुछ उल्टे काम ही नहीं है, तो चैरिटी करे तो हमारा जो प्रोविजनल है पक्का हो ही जाएगा। तो जिनको पता है कि उनका पक्का हो ही जाएगा, तो उनको एटलीस्ट ये तो खुशी मिली कि चलो इस साल में हमारा पक्का नहीं भी हुआ है, लेकिन प्रोविजनल के बेसिस पे हम एग्जेम्पशन तो क्लेम कर पाएंगे। बाकी ठीक है, नेगेटिव सोचने वाला सोच सकता है कि अगर उनका पक्का नहीं हुआ तो ठीक है, तुमने एग्जेम्पशन क्लेम किया, वो कैंसिल कर देंगे। अरे इस साल का एग्जेम्पशन तो क्लेम कर बैठा हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। फिर एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव सोचो कि उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोगों को फाइनल के लिए अप्लाई किए ना, वो लोग फेल हो गए, मतलब उन लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो ठीक है ना, फिर बाद में ये साल का एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट माफ किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट उसकी शायद ही नौबत आती है। ये तो क्या हम लोग नेगेटिव इतना सोच रहे हैं ना, बाकी प्रैक्टिकली जो सच्चे ट्रस्ट होते हैं ना, वैसे भी ट्रस्ट जो उल्टा काम करती बाद में करती है, स्टार्टिंग में तो सब अच्छे ही दिखते हैं, तो मोस्टली सब प्रोविजन वालों का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो ही जाता है, तो कंफर्म हो जाएगा तो अच्छा है ना, तो अपने को इस साल का इनकम तो एग्जेम्प्ट हो गया। अरे मैं ईयर 2 के पीछे ही क्यों पड़ा हूं, ईयर 1 में मेरा कुछ हुआ ही नहीं था, अरे कोई एक्टिविटीज ही नहीं थी, मेरे को कुछ डोनेशन वगैरह भी नहीं मिले थे, अरे कुछ था ही नहीं ना। अरे डोनेशन मिल भी गया हो तो अपने को एक्टिविटी करनी पड़ती, समाज सेवा पे खर्च करना पड़ता है। मेरा एक्टिविटी इस साल में चालू हुआ है ना, तो इस साल मैंने फुल फ्लेज इनकम कमा के समाज सेवा पे खर्च भी किया होगा, तो मैं हक से एग्जेम्पशन चाहता हूं और मिल भी जाएगा, बिकॉज आई एम प्रोविजनली रजिस्टर्ड, तो आई कैन क्लेम दी एग्जेम्पशन। ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं मालूम है, क्योंकि पुराने बैच में 1-2 बैच में ऐसा डाउट आया, सर ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का जरूरत क्या है, वाई कांट वी गो डायरेक्टली फॉर
फाइनल, तो आंसर दिस। अगर डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट होता तो क्या होता? तो जैसे इस केस में ही उसको ये 6 महीने बेचारे फाइनल के लिए अप्लाई करते तो उनका स्टेटस तब तक तो अनरजिस्टर्ड ही है, और अनरजिस्टर्ड हैसियत में इस साल का जब तुम रिटर्न भरोगे, इस साल का रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना, एक्टिविटीज चालू हो गया है, तो इस साल का रिटर्न भरोगे तो अपना स्टेटस जाएगा अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वी विल नॉट बी एबल टू क्लेम अपना वो जो ब्रॉ था, ब्रॉ में आर वाला कंडीशन अटक जाएगा। तो ब्रॉ था ना कंडीशंस, रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड होने के कारण अपने को एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन नसीब से गवर्नमेंट ने प्रोविजनल का सिस्टम बनाया है, तो प्रोविजनल तो मैं इस दिन से रजिस्टर्ड हूं, तो मेरा इस साल का रिटर्न मस्ट में फाइल करूंगा, मेरी इनकम विल बी एग्जाम। हाँ, आगे तो एक कंफर्म रजिस्ट्रेशन के बाद तो टेंशन है ही नहीं ना। ओके, तो बस खाली अपने को क्या याद रखना है, प्रोविजनल के लिए कब अप्लाई करना है और फाइनल के लिए कब अप्लाई करना है। बताओ दो चीज। एक्चुअली अप्लाई रिप्लाई दो चीज याद रखनी है। अप्लाई अपने कब करेंगे, रिप्लाई कहां से आएगा? पहले प्रोविजनल का अप्लाई रिप्लाई बताओ, फिर इसका अप्लाई बताया, रिप्लाई नहीं बताया अभी तक मैंने। स्टेप बाय स्टेप, प्रोविजनल में अप्लाई कब, रिप्लाई कब, फिर फाइनल के लिए अप्लाई कब, रिप्लाई कब। तो बताओ प्रोविजनल में अप्लाई कब? ये 1 महीने के पहले। और रिप्लाई कब? जब अप्लाई करोगे वो महीने के एंड से विद इन 1 महीना। अरे मतलब ऐसा 1 महीने में 1 महीना एडवांस में अप्लाई करो, फिर जब अप्लाई करोगे उसके 1 महीने में रिप्लाई भी आ जाएगा। कैसे वो इंग्लिश में बोल के बताओ ये? अप्लाई एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year from which you want registration. बोल, अप्लाई एटलीस्ट 1 month prior to the commencement of the previous year, मतलब कोई अप्रैल ही होगा, previous year from which you seek registration। और उसका रिप्लाई कब आएगा? within 1 month from the end of the month in which you applied। तो ये प्रोविजनल का अप्लाई रिप्लाई हो गया, मतलब किसी भी सूरत में 1 अप्रैल तक तो तुम प्रोविजनल रजिस्टर हो ही जाओगे, इसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। इन लोग खाली फॉर्म लेते, सीधा अप्रूव करके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे ही देते, कुछ कार्रवाई भी नहीं करते इधर। फिर क्या होता है, ईयर 1 चालू हो गया, ईयर 2 चालू हो गया, देन अपने को वेट करना है कि अपना एक्टिविटीज कब कमेंस हो रहा है। अगर एक्टिविटीज तुरंत कमेंस हो गया ना, तो बस कमेंस होते 6 महीने में अप्लाई कर दो, अप्लाई फॉर फाइनल, और वो तो तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा। अपने को लेट में लेट फाइनल के लिए कब अप्लाई करना है? तीसरा साल खत्म होगा ना उसके 6 महीने के पहले, वो लेटेस्ट डेट है। लेकिन कोई एक्टिविटी इतना जल्दी चालू करके बैठ गया तो एक्टिविटी चालू होते 6 महीने के अंदर सल्टा दो मतलब अप्लाई कर दो। तो इसलिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट, वो और एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years, एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years, whichever is earlier। और मोस्टली ऐसा सोचो कि एक्टिविटी जल्दी चालू हो गया तो फटफट एक्टिविटी कमेंस होते ही करना है, लेकिन कोई कोई लोग का ठिकाना ही नहीं है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है। सी एक्चुअली प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने वाला विल सून स्टार्ट दी एक्टिविटीज, लेकिन कोई कोई पागल लोग होते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उसका 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो गया, एक्टिविटी कब चालू कर रहा है ये डेट को देखो, तो इतना लेट एक्टिविटी चालू करेगा तो एक्टिविटी के बाद का 6 महीने का महत्व खत्म हो गया ना। फिर तो अपने को लेटेस्ट ये डंडी दिख रही है, यहां तक तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। सी उसका डाउट क्या है, एक्टिविटीज ये डेट को कमेंस किया है, तो इसका तो 6 महीना इधर है, तो अपना विचर जर्लियन में क्या आ रहा है, ये तारा के डंडी, अरे तारा यहां से 6 महीना ना ये, तो 6 महीने का स्लैब पहले आ रहा है कि डंडी पहले आ गई? डंडी, विचर इज अर्लियर है ना, तो यहां तक करना है। लेकिन प्रिया का डाउट क्या है, ये डेट को तो अपना एक्टिविटीज तो शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, तुमको अप्लाई कर देना है, क्योंकि वो लोग भी रिप्लाई देने को और 6 महीना लगाएंगे, वो लोग भी रिप्लाई देने को और 6 महीना लगाएंगे, और 6 महीने में तो अपना एक्टिविटी चालू हो ही जाएगा ना। फिर नहीं मिलेगा, फिर तो उन लोग 6 महीने रिप्लाई दे टाइम बोलेंगे कि इस बात का करें हम, तूने भले अप्लाई कर दिया है लेकिन हम
तेरी कोई एक्टिविटीज का ठिकाना नहीं है, तो हाउ विल वी कम टू नो योर एक्टिविटीज आर जेन्युइन और नॉट? क्योंकि वो लोग है ना तुम्हारे एक्टिविटीज देख के जज करते कि यार इन लोगों की हरकतें तो अच्छी है, तो इन लोग को प्रोविजनल से फाइनल में डाल दो। तो एक्टिविटीज तो कमेंस हुआ रहना चाहिए, लेकिन क्या है, अगर इस पीरियड में भी एक्टिविटीज चालू होने का ठिकाना ही नहीं है तो तू अप्लाई तो कर दे, लेकिन वो लोग रिप्लाई नहीं देंगे। फिर रिप्लाई में नेगेटिव के क्या देंगे भाई तेरे को? अरे मतलब फिर उसका 3 साल वेस्ट गया, वापस प्रोसीजर चालू करना पड़ेगा। मतलब प्रोविजनल का हमने 3 साल पीरियड मांगा था ना, वो नए से वापस चालू करना पड़ेगा, ये 3 साल वेस्ट हो गया। लेकिन से ये बहुत एक्सट्रीम सोच रहे। कोई भी नॉर्मल रैशनल ट्रस्ट होगा तो एक्टिविटी चालू करने का मूड में होगा ना। बस जैसे मेरे माइंड में क्या है, मैं एक्टिविटी चालू करने वाला हूं तभी मैं प्रोविजनल करूंगा। मुझे एक्टिविटी 4-5 साल के बाद चालू करने का है, तो अभी क्यों प्रोविजनल का घाई करूं? अरे क्योंकि मुझे घाई होनी भी क्यों चाहिए? जब तक एक्टिविटी चालू नहीं होगी, इनकम विनकम का टैक्सेशन का टेंशन भी तो नहीं है ना यार। इससे ये तो खाली इमेजिनरी डाउट है कि सर एक्टिविटी एकदम इधर भी चालू इधर चालू हो गया तो हाँ तो ठीक है, तू अप्लाई तो विचर अर्लियर में ये वाला ये तो आ गया, तुम अप्लाई कर दो। लेकिन उनकी रिप्लाई में क्या आएगा? सॉरी सॉरी बोल दें, क्योंकि एक्टिविटीज का ठिकाना नहीं है। एनीवेज बट हम लोग ये ज्यादा ही कुछ सोच रहे हैं। प्रैक्टिकली एक्टिविटीज इन दिनों में चालू हो ही जाएगी। तो टेल मेरे को बताओ अप्लाई कब करना है? या तो ये डेट या ये डेट विचर इज अर्लियर। फिर जब अप्लाई किया ना, वो महीने का एंड, उसके 6 महीने में रिप्लाई आ जाएगा कि आप फाइनली रजिस्टर हुए हो कि नहीं। और फाइनली हो गए तो ठीक है, तुमने पहले जो एग्जामिशन वगैरह लिया था इट विल रिमेन वैलिड। लेकिन फाइनली इन लोग ने चौकड़ी मार के सॉरी बोल दिया, तो अगर हमने कुछ एग्जामिशन ले भी लिया होगा तो एग्जामिशन विल बी विड्रॉन। बट वो जवाब कितने टाइम में आएगा? 6 महीना फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच यू अप्लाइड। ये देखो, एंड ऑफ द मंथ इन विच यू अप्लाइड, ये अप्लाइड मंथ है। उसके 6 महीने में रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन अप्लाई कभी करने का है? अरे ये कोई मंथ है ना, अप्लाइड मंथ ऑफ अप्लाइड। जिस महीने में अप्लाई किया उसके 6 महीने में रिप्लाई आएगा ना। लेकिन अप्लाई का महीना कौन सा होता है? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज। या तो इन 6 महीने में से कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, या फिर ये 30 सितंबर के पहले वाला कोई दिन। 30 सितंबर है ना 6 महीने के पहले, दोनों में से विचर इज अर्लियर। तो मतलब एक्चुअली तो कोई डेट होगा, हम लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते तो कोई डेट होगी ना, तो वो डेट से एक मंथ बनेगा और उसके 6 महीने में रिप्लाई आएगा। सो व्हाट इज द डेट व्हेन यू अप्लाई फॉर फाइनल? इट कैन बी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिविटीज कमेंसमेंट और at least 6 months prior to the expiry of 3 years, whichever is earlier। उस दिन को मैंने अप्लाई किया, और जिस दिन अप्लाई किया वो दिन मान लो 3 जून है, तो वो जून महीना पकड़ के एंड कर दो, उसके बाद 6 महीने में रिप्लाई आ जाएगा। एक्चुअली से एक चीज अच्छी बात क्या मैं, इधर भी 1 महीने में और रिप्लाई भी 1 महीना, एक था। इधर भी 6 है, अप्लाई का भी 6, रिप्लाई का भी 6। बट ऑब्वियसली इधर 2 6 में से विचर इज अर्लियर पकड़ना है, एंड फिर रिप्लाई का 6 ही है। तो इन शॉर्ट माइंड में इधर भी पहले अप्लाई करते हैं फिर रिप्लाई आता है, लेकिन इधर क्या फटफट रिप्लाई आ जाता है। लेकिन इधर अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद सुनो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो लोग। तुम्हारी जो एक्टिविटीज की है उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ मांगेंगे। क्या उखाड़ा है बता, चैरिटी में तुमने क्या किया है बोल, स्कूल खोली कहाँ खोली है, कितने बच्चों कैसे पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया, क्या किया है, वो सब इन लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। एंड ओनली इफ दे आर सेटिस्फाइड कि तुम्हारी एक्टिविटीज एकदम जेन्यून है, और इन लोग ये भी चेक करते हैं कॉम्प्लायंस विद अदर लॉ, कि चैरिटी के आड़ में कहीं कोई दूसरे कानून को तोड़ तो नहीं रहे हो ना। कि कितने चैरिटी करने वाले क्या सोचते हैं, भाई हम समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने के चक्कर में कोई कानून वानून टूटना नहीं चाहिए। यू टू कॉम्प्लाई विद अदर लॉज ऑल्सो। अरे मतलब गवर्नमेंट 2 चीज चेक करती है, क्या? एक्टिविटीज शुड बी जेन्यून एंड कॉम्प्लायंस विद ऑल अदर लॉज। अगर इस चीज का उसको सेटिस्फेक्शन है ना, तो तुमको रजिस्ट्रेशन फाइनल ग्रांट कर देगा।
ये कौन करता ना, CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ग्रांट करेगा, CIT। तो उसको दो ही चीज चेक करना है, एक्टिविटी शुड बी जेन्यून, तो इसका मतलब क्या, एक्टिविटी शुरू हो गई होनी चाहिए, है ना। एक्टिविटी शुरू ही नहीं हो तो उन लोग को जवाब ही नहीं देंगे। फिर जैसे उसका डाउट था ना, एक्टिविटी बहुत ही लेट चालू हुआ, तो फिर बाद में तू फाइनल के लिए अप्लाई भी करेगा तो भी फेल कर देंगे वो लोग। फाइनल CA नहीं, फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो एक्टिविटीज तो शुरू हो ही गई होगी ना, नहीं हुई है तो फिर बाद में मतलब ही नहीं है ना। तो वो लोग एक्टिविटीज जेन्यून है कि नहीं चेक करेंगे। जेन्यून मतलब चैरिटी, कॉम्प्लायंस विद अदर लॉ, ये कौन चेक करेगा, CIT। और वो संतुष्ट होने के बाद अपने को रिप्लाई करेगा 6 महीने में, 6 महीना फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच यू अप्लाइड एंड व्हेन डिड यू अप्लाई, इन दोनों में से विच इज अर्लियर डेट। फिर फाइनल हो गया, मतलब कि अपना जो 3 साल का पीरियड एक्सटेंड हो गया, 5 साल हो गया। अब जैसे ही 5 साल खत्म होने पे है ना, हिम्मत रखना, 6 महीना एडवांस में रिन्यूअल की तैयारी कर दो। 6 महीना एडवांस में रिन्यूअल की तैयारी कर दो। रिन्यूअल मतलब वापस से रीअप्लाई करना। कब, एटलीस्ट 6 months prior to the expiry of 5 years you have to make application for renewal। क्या बोला, एटलीस्ट 6 months prior to the expiry of 5 years, मतलब जब 5 years एक्सपायर होने वाले ना, उससे पहले 6 महीना लो। और वो 6 महीने में नहीं, उससे भी एडवांस में, उससे भी एडवांस में यू हैव टू मेक एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। अब प्रोविजनल नहीं होता है। अभी तो तुम रजिस्टर्ड ही हो ना, जब मैं रिन्यूअल करा रहा हूँ, रिन्यूअल तो इन दिनों में होगा, तो उस वक्त तो रजिस्टर्ड ही हो ना, तो मुझे डायरेक्ट फाइनल ही मिलना है। अभी फाइनल ही होता है, स्टार्टिंग में होता है तभी प्रोविजनल फिर फाइनल, प्रोविजनल फिर फाइनल। अब तो रिन्यूअल तो सीधा फाइनल के फॉर्म में ही होता है। लेकिन रिन्यूअल की तैयारी भी कब करनी है, एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 5 years। और रिन्यूअल के लिए अप्लाई करो, एंड फिर वही अप्लाई करते ही वो लोग 6 महीने रिप्लाई कर देंगे। अरे जैसे मैंने ये डेट को अप्लाई किया है, तो इतने 6 महीने में तो रिप्लाई भी आ जाएगा। अरे इन लोग ने ऐसा जुगाड़ किया ना कि 5 साल खत्म होने के बाद मेरे को कुछ ब्रेक नहीं मिलेगा। अरे मैंने अगर रिन्यूअल के लिए ये दिन को भी अप्लाई किया, तो मेरे अप्लाई करते 6 महीने में तो रिप्लाई आ ही जाएगा ना। तो 6 महीना मतलब ये 6 महीना पड़ा है ना, तो मतलब ये मार्च तक तो रिप्लाई भी आ जाएगा। रिप्लाई क्या कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो गया। और जो सच्चे लोग हैं उन लोगों का हो ही जाता है, खाली पेपर वर्क करना पड़ता है। बस इस तरह से चलता है। तो इधर क्या क्या याद रखना है, ये 1 month था, और फिर अप्लाई करने के बाद 1 महीने में रिप्लाई आता है, वो भी था ना एक, ये मंथ अप्लाइड था, मंथ अप्लाई। इतने सब टाइम याद रखने अपने को। क्या क्या, अरे जिस मंथ में अप्लाई किया उसके 1 महीने में रिप्लाई आएगा ना। तो यूजुअली फेब में अप्लाई करते तो मार्च में रिप्लाई भी आ जाता है। तो अप्लाई करने का टाइम क्या बताओ, एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। और रिप्लाई आएगा जब अप्लाई किया उसके एंड ऑफ द मंथ से विद इन 1 month रिप्लाई। ये प्रोविजनल हो गया। फिर प्रोविजनल को चलने दो, जब एक्टिविटीज कमेंस हुई उसका 6 महीने के अंदर, या फिर लेटेस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years, विच एवर इज अर्लियर, उतने में यू टू मेक एप्लीकेशन फॉर कि हमारा प्रोविजनल को फाइनल कर दो ना, फाइनल कर दो। तो फाइनल कर दो तू बोल, लेकिन वो बाद में डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एक्टिविटीज चेक करेगा, कॉम्प्लायंस विद अदर लॉ चेक करेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो कौन, CIT, तो अपने को 6 महीने में जवाब दे देगा। 6 महीना फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच यू अप्लाइड। और उससे क्या अपना कंफर्म हो गया तो 5 साल तक चलेगा। और जैसे ही 5 साल खत्म होने आते हैं, उससे 6 महीना पहले एडवांस में रिन्यूअल की तैयारी कर दो। और रिन्यूअल के लिए वही अप्लाई करना पड़ता है। और जब अप्लाई किया वो मंथ के एंड से 6 महीने रिप्लाई भी आ जाएगा, ये रिन्यू हो गया है। अरे ये ड्राइंग के अंदर हो गया, नहीं तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत हॉरिबल है। यही चीज तुम लोग पैराग्राफ फॉर्म में देखोगे ना, ट्रस्ट में समझेगा ही नहीं। ये ड्राइंग के अंदर क्या सब चीज की क्लैरिटी तो है। इधर भी चाहिए तो लिख सकते हैं, रिन्यू किया ना तो उसके रिन्यू होने के 6 महीने में अपने को जवाब आ ही जाएगा।
रिप्लाई, ये रिन्यू वाला मंथ है, कोई भी रिन्यू वाला मंथ हुआ, लेकिन रिन्यू के लिए ये 6 महीने से एडवांस में आना पड़ेगा। लिखते लिखते सुनते हो, 3 बार अप्लाई रिप्लाई आ रहा है, अप्लाई रिप्लाई, अप्लाई रिप्लाई, अप्लाई रिप्लाई। कैसे बताओ? एक तो प्रोविजनल में पहले अप्लाई फिर रिप्लाई, फिर उसको फाइनल बनाने के लिए अप्लाई रिप्लाई, फिर 5 साल जब खत्म होने रिन्यूअल के लिए अप्लाई रिप्लाई। अरे माइंड में ऐसा 3 सेट रखो, अप्लाई रिप्लाई, अप्लाई रिप्लाई, अप्लाई रिप्लाई, पीरियड भी पता होना चाहिए। लिखते लिखते सुनते जाओ। प्रोविजनल का अप्लाई एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, रिप्लाई जब अप्लाई करोगे उस महीने के एंड से 1 महीने में रिप्लाई, उधर एक एक ही था, एक एक 1 मंथ था, 1 मंथ। फाइनल के लिए अप्लाई विच ईयर इज अर्लियर सिस्टम था उधर, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्टिविटीज और 6 months एडवांस when 3 years expires, which is earlier। जो अप्लाई किया वो मंथ के एंड से 6 महीने रिप्लाई, हर रिप्लाई का टाइम मंथ एंड से है, मंथ एंड। फिर रिन्यूअल के लिए भी जब 5 साल खत्म होने वाले उससे 6 months एडवांस में अप्लाई, जो अप्लाई किया वो मंथ के 6 महीने में रिप्लाई, 3 बार अप्लाई रिप्लाई, पहले प्रोविजनल में अप्लाई रिप्लाई, फिर उसको फाइनल बनाने के लिए अप्लाई रिप्लाई, फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई रिप्लाई, 3 बार अप्लाई रिप्लाई, और बाद में तीनों का पीरियड भी पता होना चाहिए। प्रोविजनल का 1 मंथ में अप्लाई, 1 मंथ रिप्लाई, 1 मंथ एडवांस में अप्लाई और 1 मंथ में रिप्लाई, और फाइनल के लिए 3 साल की एक्सपायरी के 6 मंथ एडवांस में करना है, या फिर एक्टिविटी पहले चालू हो गई तो पहले विच इज अर्लियर। फिर रिप्लाई का 6 महीना ही था, और रिन्यूअल में भी एक्सपायरी 5 साल हो रही है, उससे 6 महीना एडवांस से अप्लाई, फिर उसके 6 महीने में रिप्लाई। ये अप्लाई रिप्लाई किसके साथ हो रहा है? CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अरे रजिस्ट्रेशन का मगजमारी क्यों करना पड़ता है? तो ही अपना वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना। ब्रो था ना, ब्रो नहीं ब्रो, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो रजिस्टर्ड है तो ही एग्जेम्पशन मिलता है। और रजिस्ट्रेशन की स्कीम भी नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट का तो ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक इन दिनों में रिवैम्प हुआ है, ऑलरेडी अमेंडमेंट्स आए थे, इस साल तो और भी अमेंडमेंट्स आ गए, एंड वैसे ही फाइनल स्टेज के पेपर चैरिटेबल ट्रस्ट का सम आता ही था, तो अभी तो और इंपॉर्टेंस बढ़ गया। ओके, अब है ना, रजिस्ट्रेशन होने मिलता है तो उसके बाद कैंसिलेशन भी होता है। अरे लॉ में धमकी देके रखिए कि हम लोग कभी कभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते, ये धमकाना पड़ता है। नहीं तो ट्रस्ट लोग क्या अपने आप को शाणे समझते, रजिस्टर हो गया ना, ठीक है ना, अभी देखा जाएगा, जो करना है करेंगे। लेकिन इन लोग ने बोला बॉस हम तुम्हारे पे निगरानी रखेंगे, हमको लगा तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अब एक कैंसिलेशन की थियरी है ना, इस वक्त नहीं पढ़ाऊंगा मैं,